नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक स्वामी अभिप्रेरणा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आए और कमेंट करें, जिससे कि मेरे को पता चल सके कि कितने विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं संधि से। क्या आप मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं? ओके, तो अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो टॉपिक अभी तो संधि का है। इसी एक टॉपिक को पूरा कराने के बाद में फिर जो शुरुआत करेंगे अपन वो शिक्षण विधियों से करेंगे। तब तक वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ही मैंने शिक्षण विधियां अभी स्टार्ट नहीं की है। तो नेक्स्ट क्लास हम शिक्षण विधियों की शुरू करेंगे संधि के टॉपिक को पूरा कराने के बाद में। तो टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं संधि। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनाए। तो बात आती है व्युत्पत्ति कि संधि शब्द कैसे बना, यानी इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संधि शब्द दो शब्दों सम प्लस धी के योग से बना है। सम का अर्थ है पूर्णतया और धी का अर्थ है धारण करना या फिर मिलना। संधि शब्द कितने शब्दों के योग से बना है? दो शब्दों के योग से। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं बहुत अच्छे से, और कोई दिक्कत अगर आपको बीच में आए तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि संधि शब्द कैसे बना। तो संधि शब्द दो शब्दों के योग से बना, सम प्लस धी। सम का अर्थ क्या है? पूर्णतया। और धी का अर्थ क्या है? धारण करना या मिलना, यानी कि पूर्णतया मिलना। अपन थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट के बात करते हैं कि जब पहले राजा महाराजा आपस में झगड़ते थे या दो देशों के मध्य, सेनाओं के मध्य में युद्ध हो जाता था, तो लास्ट में वो क्या करते थे? लास्ट में वो भी संधि करते थे। तो एक चीज आपको अच्छे से पता है कि क्या वो सीधे ही संधि कर लेते थे या फिर उसमें कुछ शर्तें होती थी? बिल्कुल, उसमें कुछ शर्त होती थी। जो जीतता था या फिर हारता था तो उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह जाती थी। जो हारता था उसे कुछ प्रदेश देने पड़ते थे, जो जीतता था उसे कुछ ना कुछ मिलता था, यानी कि पूरा जाता था, चेंज हो जाता था। बीच में फोन से कनेक्ट था तो बीच में किसी का फोन आ गया था। तो अपन बात कर रहे थे कि जब राजा महाराजा आपस में झगड़ते थे तो लास्ट में क्या करते थे? संधि करते थे। और जब वो संधि करते थे तो उनकी पहले की स्थिति में कोई न कोई क्या आ जाता था? चेंज आ जाता था। आप देख पा रहे हैं? कमेंट करके एक बार बताएं मेरे को, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा से कनेक्ट हुआ या नहीं मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। कौन आया था? पता नहीं, महेंद्र जी की। कोई नहीं, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो पूर्व स्थिति में क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था जब वो संधि करते थे। तो यहाँ पे भी बात वही है कि जब दो ध्वनियां या वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनकी स्थिति पहली जैसी नहीं रह पाती है। जैसे अपने एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक शब्द है पुनः और यहाँ एक शब्द है चय। यहाँ लास्ट में ध्वनि किसकी है? विसर्ग की। यहाँ फर्स्ट में ध्वनि किसकी है? चय, व्यंजन ध्वनि है। जब ये दोनों ध्वनियां आपस में मिली तो क्या बन गया? पुनश्चय। कैसे बना? ये तो बात की बात है, यानी कि ध्वनि में क्या हो गया? चेंज हो गया। इस चेंज को ही, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की सही परिभाषा क्या हो सकती है? कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से, दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर यानी आपस में मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं।
तो संधि की सही परिभाषा क्या है कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम संधि भी नहीं कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक शब्द है सीता और यहाँ पे एक शब्द है राम, और ये दोनों मिलकर भी क्या बने, सीताराम। अब बताइए कि यहाँ ध्वनि में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। जो ध्वनि पहले थी वो यहाँ है, जो ये थी वो ये है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम संधि भी नहीं कहेंगे, इसे केवल क्या माना जाएगा, संयोग। हर परीक्षा में आजकल एक प्रश्न ऐसा आता है कि किस विकल्प में संधि नहीं अपितु संयोग है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे दो शब्द दो ध्वनियां बिना किसी चेंज के परिवर्तन के आपस में मिल जाएं उसे तो हम कहेंगे संयोग, और जहां ध्वनि में परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, संधि। तो संधि की सही परिभाषा निकल के क्या सामने आई कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा हुई। अब इसके बाद में बात आती है कि संधि के भेद। तो संधि के अपने को पता है तीन भेद हैं। स्वर संधि, नमस्कार भाई सभी को नमस्कार। एक ने कमेंट कर पूछा है तद्भव की संधि क्या होती है। देखिए अभी अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है लेकिन आपने पूछा है तो मैं बीच में बता देता हूं। तद्भव का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस भव। यहाँ तय पहला वर्ण है, इसके बाद में भय कौन सा आ गया, चौथा। अगर पहले वर्ण के बाद में तीसरा चौथा ये र या व आ जाता है तो फिर जो पहला वर्ण है वो अपनी पंक्ति कौन से में बदल जाता है, तीसरे में। तो यहाँ व्यंजन संधि है, तद्भव में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। हम बात कर रहे थे संधि के भेद की। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनका सही क्रम भी यही है, लेकिन आपको पता है कि स्वर संधि बिल्कुल सरल है, व्यंजन संधि भी अपेक्षाकृत सरल है, विसर्ग संधि थोड़ा कठिन होती है, ज्यादा प्रश्न भी आते हैं। इसलिए अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले विसर्ग संधि से ही कर रहे हैं। इसके बाद में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे और इसके बाद में हम आएंगे स्वर संधि पे। तो इससे क्या होगा कि जो स्वर संधि है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हाँ, ये क्लास बिल्कुल आपने कमेंट करके पूछा है कि स्टार्टिंग से लोगे क्या, बिल्कुल जो संधि का टॉपिक है वो स्टार्टिंग से ही है, आज पहली क्लास है ये, तो स्टार्टिंग से ही है। और इस टॉपिक को पूरा करवाने के बाद में जो अगली क्लासेज आपकी होंगी वो मैं सोच रहा हूँ कि व्याकरण की न हो करके और शिक्षण विधियों की हो जाए, जिससे कि आपको शिक्षण विधियां अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगली क्लास जो है वो बिल्कुल शिक्षण विधियों की रखेंगे। तो मैं बात कर रहा था विसर्ग संधि। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, विसर्ग संधि नाम से ही पता चल रहा है कि इधर तो क्या होगा, विसर्ग, और इधर क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या दी जा सकती है कि विसर्ग के साथ स्वर या फिर विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा एक बार दोबारा सुन लीजिए आप कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है और विसर्ग के बाद में क्या हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे यहां एक शब्द है पुनः और यहां एक शब्द है अवलोकन। तो ये तो क्या है साहब, यहाँ पे विसर्ग, और ये क्या है यहाँ पे स्वर। तो यहां मेल किसका हुआ, विसर्ग प्लस स्वर का, और ये शब्द क्या बना, पुनरावलोकन। वैसे शुद्ध शुद्ध में आने वाला शब्द भी है, इसे ज्यादातर पुनरावलोकन लिख देते हैं, जबकि शुद्ध नहीं है वो। शुद्ध क्या है,
पुनरावलोकन है। विसर्ग की ध्वनि जो थी वो किस में बदल गई, यहाँ पे रे में। बात कर रहे थे हम किसकी, विसर्ग संधि की परिभाषा की। क्या परिभाषा हो सकती है कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अब उसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क्या आ सकता है, स्वर भी। जैसे यहाँ लास्ट में क्या था, विसर्ग, और यहाँ ए फर्स्ट में क्या है, स्वर। तो ये चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे शब्द क्या बना, पुनरावलोकन। विसर्ग की ध्वनि किस में बदल गई, रे में। कैसे बदली, ये बात की बात है। इसी तरह से विसर्ग के बाद क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। जैसे यहाँ एक शब्द है नीहि और यहाँ एक शब्द है छल, तो ये तो क्या है यहाँ पे, विसर्ग, और ये छह क्या है साहब यहाँ पे, व्यंजन। तो यहाँ मेल किसका हुआ, विसर्ग प्लस व्यंजन का, और शब्द क्या बना ये, निश्छल। कैसे बना, बाद की बात है। तो विसर्ग की ध्वनि यहाँ किस में बदल गई, स में। तो एक चीज हमने देखी, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मार्कर को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या फिर विसर्ग के बाद में क्या आए, व्यंजन। हमने ये देखा कि जो चेंज होगा वो किस में होगा, विसर्ग में। और विसर्ग संधि में आपको यही ध्यान रखना है, विसर्ग संधि में जो सबसे मेन चीज ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या फिर क्या आए, व्यंजन, जो चेंज होगा वो किस में होगा, विसर्ग में होगा। अब विसर्ग में क्या चेंज होगा, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, कि विसर्ग इसके बाद, इस निशान का मतलब क्या है, के बाद, कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या फिर क्या आए, व्यंजन, जो चेंज होगा वो किस में होगा, विसर्ग में होगा। क्या चेंज होगा विसर्ग में, या तो विसर्ग तालव्य से में बदल जाएगा, या मूर्धन्य से में बदल जाएगा, या फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत्य से में, या फिर विसर्ग किस में बदलेगा, रे में, या फिर किस में बदल जाएगा, ई में, या किस में बदलेगा, ऊ में, या फिर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, या विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, और या फिर विसर्ग क्या रहेगा, अपरिवर्तित। ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या फिर क्या आए, व्यंजन, जो चेंज होगा वो किस में होगा, विसर्ग में होगा, और किसी में नहीं होगा। क्या चेंज होगा, विसर्ग या तो तालव्य से में बदल जाएगा, या फिर मूर्धन्य से में, या दंत्य से में, या आधे रे में, या ई की मात्रा में, या फिर ऊ की मात्रा में, या विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, या फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, या फिर विसर्ग क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। लाइट दिख रहा है आपको, सही ढंग से दिख नहीं पा रहा, एक मिनट, इस समस्या का समाधान अभी करते हैं, मार्कर को थोड़ा डार्क करते हैं। और तो यह आपको समझ में आया कि विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, जो चेंज होगा वो किस में होगा, विसर्ग में। क्या क्या चेंज होगा ये हमने देखा, कि या तो विसर्ग तालव्य से में बदलेगा आधे में, या मूर्धन्य से में बदलेगा, या फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत्य से में, या फिर विसर्ग बदलेगा रे में, या फिर ई में, ऊ में, या फिर ओ में, या फिर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। अभी किसी ने पूछा है कि अह रह कौन सी संधि है, बिल्कुल देखिए, अह रह, अगर इसकी हम बात करें तो ये व्यंजन संधि के अपवाद में है, इसका संधि विच्छेद होगा अहन प्लस अहन, और इसका कोई नियम नहीं है। अहन प्लस अहन, अहन कहते हैं दिन को, तो दिन और दिन द्वंद्व समास का अच्छा उदाहरण है ये। अहर का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अहन प्लस अहन होगा, और इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, और ये अपवाद है, किसी नियम के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि ये न कहाँ चला गया, इधर वाला जो न है वो कहाँ चला गया, और रे में कैसे परिवर्तित हो गया। तो ये जो है अपवाद में है, और यहाँ पे संधि कौन सी है, व्यंजन है। हम फिर टॉपिक पे आते हैं। तो विसर्ग संधि में जो चेंज होगा वो किस में होगा, विसर्ग में। क्या क्या चेंज होगा ये मैंने आपको अभी बताया ही।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नहीं लिख पा रहा है तो इस वीडियो को आप रिप्ले करके क्लास के बाद में फिर से देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन में तो एक बार जो बोल दिया आगे बढ़ गए, पता भी नहीं चलता था। लेकिन यहाँ तो आपके लिए ये फैसिलिटी है कि आप इस वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, तो पीछे क्या बोला वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको आप 2-3 बार देख लें। तो हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि के अब नियमों की। तो पहला नियम हम देख रहे हैं और पहला नियम है विसर्ग का श में बदलना। मार्कर डार्क कर दे। विसर्ग का श में बदलना। तो विसर्ग जो है वो श में कब बदलता है? देखिए ये विसर्ग और इस निशान का गणित में जो भी मतलब हो, यहाँ हिंदी में इसका मतलब है के बाद, कि विसर्ग के बाद अगर च, छ और श ये 3 वर्ण आपको याद रखने हैं। कितने वर्ण याद रखने हैं? 3। कि विसर्ग के बाद में च, छ या श में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? श में। विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है अपना? कि विसर्ग के बाद अगर च, छ या श में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है। इस नियम को आप अच्छे से देख लें। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि एग्जाम पर लिखने के लिए फिर अपने को बोर्ड पे स्पेस चाहिए। विसर्ग के बाद में अगर च, छ या श इन पर मात्रा कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 3 में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। देखते हैं इसको उदाहरण से। देखिए यहाँ एक शब्द है पुरः। शब्द क्या है? पुरः। और यहाँ एक शब्द है चरण। शब्द क्या है सब? चरण। यहाँ देखिए क्या है? विसर्ग। उन 3 में से क्या आ गया यहाँ पे? च। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। और शब्द क्या हो जाएगा? ये पुरस्चरण। समझ में आया यहाँ तक आपको कि विसर्ग का किस में बदलना? तालव्य से आदि में बदलना। और कब बदलता है ये हम देख चुके हैं कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए? च, छ या श में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? तालव्य से आदि में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं, यहाँ क्या है? विसर्ग। इसके बाद में क्या आ गया? च। तो विसर्ग किस में बदल गया यहाँ पे? श में। और शब्द क्या बन गया? पुरस्चरण। आपके सिलेबस में 1 वर्ड भी है और उसके लिए बड़ा मोस्ट शब्द है। जैसे यज्ञ हवन आदि की अनुष्ठान क्रिया को एक शब्द में क्या कहेंगे? यज्ञ हवन या अनुष्ठान की जो क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? पुरस्चरण। तो 1 वर्ड की दृष्टि से भी मोस्ट शब्द है, संधि की दृष्टि से तो है ही। ऐसे ही और देखते हैं, यहाँ एक शब्द है अंतः और यहाँ एक शब्द है चेतना। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? विसर्ग। इधर क्या आ गया? च। तो विसर्ग किस में बदलेगा? श में। और शब्द क्या बन जाएगा? ये अंतस चेतना। तो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि जब भी विसर्ग के बाद में क्या आएगा? च आएगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालव्य श में बदल जाएगा। पहला नियम हम यही पढ़ रहे हैं कि विसर्ग का श में बदलना। और देखिए आगे और उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ एक शब्द है पुनः, यहाँ एक शब्द है च। विसर्ग के बाद उन 3 वर्णों में से क्या आ गया? च। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। और शब्द क्या बन जाएगा? पुनश्च। शब्द क्या बन जाएगा? पुनश्च। और देखते हैं इसी के उदाहरण अपन च के। यहाँ एक शब्द है निहि, यहाँ एक शब्द है चिंत। शब्द क्या है? चिंत। यहाँ लास्ट में क्या है साहब? विसर्ग। और इसके बाद में उन 3 वर्णों में से क्या आ गया? च। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? निश्चिंत। तो शब्द बन जाएगा निश्चिंत। ये तो बात हुई विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? च आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में। ऐसे ही 2 वर्ण और बाकी रह गए कि विसर्ग के बाद छ आए तब भी विसर्ग श में बदलेगा और विसर्ग के बाद में श आए तालव्य श तब भी विसर्ग किस में बदलेगा? श में। देखिए एक बार सूत्र को दोबारा लिख देता हूं कि विसर्ग के बाद में
जब भी चय, क्षय या शय आएगा तो विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा? तालव्य शय में बदल जाएगा। इसमें से अपन ने चय के काफी उदाहरण देख लिए। अब बात करते हैं किसकी? क्षय की। जैसे यहां एक शब्द है निहि और यहां एक शब्द है छल। शब्द क्या है? छल। देखिए विसर्ग के बाद में इन तीन वर्णों में से चय, क्षय और शय में से क्या आ गया है? अब यहाँ पे क्षय। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शय में। और शब्द क्या बन जाएगा? निश्छल। समझ गए होंगे अच्छे से कि विसर्ग के बाद में जब भी चय, क्षय या शय में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? शय में। जैसे यहाँ विसर्ग है और इसके बाद में क्या आ गया? क्षय। तो विसर्ग किस में बदल गया? शय में। ऐसे ही अगर विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? तालव्य से आ जाए तब भी विसर्ग किस में बदलेगा? क्षय में ही बदलेगा। अभी फ्लैश की वजह से बोर्ड ढंग से नहीं दिखाई दे पा रहा है। बिल्कुल आपकी इस समस्या का समाधान भी कल तक हो जाएगा। देखिए अभी अपन ने स्टार्ट किया है, आज दूसरा दिन है। आपको पता है कि किसी भी नए सेटअप को प्रॉपर वे में रनिंग में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आप बता रहे हैं वो समस्याएं हम नोट करते जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा संसाधन भी सीमित है लॉकडाउन के कारण, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी के कैमरे आदि अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। अभी मोबाइल से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो कल तक जो है वो और बढ़िया हो जाएगा। कल जहाँ तक है आपकी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और क्लासेज के बारे में मैं आपको बता दूँ कि क्लासेज आपकी अब बिल्कुल रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार रहेंगी। अब क्लासेज लाइव ही रहेंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे कि और अच्छा हो सके। और जो भी आपके सुझाव हैं उनका बिल्कुल स्वागत है। आप कमेंट करके हमें बताते रहें। तो अभी मोबाइल ये यशवंत जी हिला देते हैं बीच-बीच में, बिल्कुल मोबाइल हिल रहा था। तो ये क्या है, सेट करना पड़ता है इसको बीच-बीच में, तो ये समस्या है। लेकिन अब आगे नहीं रहेगी ये बिल्कुल भी। आज कैमरे की व्यवस्था हो गई है। तो कल से आपको बिल्कुल और मज़ा आएगा पढ़ने में। क्लासेस सारी रेगुलर रहेंगी। हिंदी की क्लास शिक्षण विधियों की संधि के बाद में रेगुलर रहेगी, आपकी संधि की रेगुलर चलेगी अभी। यशवंत जी सर की क्लास आपकी बिल्कुल रेगुलर रहेगी। होशियार जी सर की जीके की क्लास भी आपकी रेगुलर रहेगी। और जल्दी ही मैथ की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट करवा रहे हैं। मैथ की क्लास भी रहेगी। तो क्लासेज की कोई दिक्कत नहीं है। और यशपाल जी सर भी धीरे-धीरे जोश में आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो ज्योग्राफी की वो खुद भी बहुत अच्छी क्लास नेशनल ज्योग्राफी की आपके लिए ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो जयपुर की, राजस्थान की जानी-मानी फैकल्टीज़ में से एक रह चुके हैं। अब तो खैर आलसी हो गए, मत सुन रहे होंगे तो फिर थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। एसएमएस में पढ़ाया करते थे सर, इन्होंने ज्योग्राफी की बुक्स भी लिखी है, तो आप उनको जितने ज़्यादा मैसेज भेज सकते हो, भेजो कि सर इंडियन ज्योग्राफी हमें आपसे ही पढ़नी है, तो फिर वो भी आपके लिए बढ़िया क्लास लेकर के आएँगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अपन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक उदाहरण अपना बाकी रह गया कि विसर्ग के बाद चय, क्षय या शय में से कोई आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? शय में। ऐसे ही देखिए शय का उदाहरण हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में जब शय आए तो भी विसर्ग किस में बदलेगा? शय में। जैसे यहाँ एक शब्द है नीहि और यहाँ एक शब्द है सब। तो विसर्ग के बाद में यहाँ पे क्या आ गया? शय। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शय में बदल जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा साहबी? निस्सब। शब्द क्या बन जाएगा? निस्सब। तो जहां तक मेरा मानना है कि हाँ, मैथ बिल्कुल विजेंद्र जी ही पढ़ाएंगे, मिश्रा जी सर भी हैं, दोनों ही फैकल्टीज हैं। तो अभी मिश्रा जी के तो थोड़ा पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है, उनके फैमिली में कोई बीमार है, तो उनकी क्लास संभव नहीं हो पाएगी। विजेंद्र जी की जो क्लास है मैथ की, वो आपकी 1-2 दिन में लाइव हो जाएगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। हमें पता है कि आपको जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो मैथ और साइंस की है, और उसी पे फोकस किया जाएगा मेनली। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जीके की क्लास आपकी होशियार जी सर की रेगुलर चलती रहेगी अभी। तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। हिस्ट्री की क्लास का क्या टाइम होगा सर? देखिए हिस्ट्री की क्लास के लिए अभी सर को फोन कर दिया गया है। कारण आपको ये भी पता है कि लॉकडाउन के कारण कोई भी घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और सभी के पास में बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल हो, घर पर बोर्ड की व्यवस्था हो, ये भी संभव नहीं है कि वो वहां से लाइव क्लास दे सके। तो अभी बातचीत चल रही है।
जैसे ही 3 तारीख तक थोड़ा-सा आप और वेट कीजिए, 3 के बाद में अगर लॉकडाउन में थोड़ी-सी छूट मिलती है, फैकल्टीज़ इधर-उधर हो सकती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत और संभव हो पाएगा। घर पे बोर्ड की व्यवस्था कर सकें वो, तो बिल्कुल आपके लिए क्लासेस सारी होंगी, निश्चिंत रहिए आप। हम कभी भी लॉकडाउन में आपको भूले नहीं हैं। आपकी समस्याएँ हमारे माइंड में रही हैं, लेकिन तकनीकी समस्याएँ थी, मजबूरियाँ थी, इसलिए पहले ये सब नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी लॉकडाउन जो है वो आपको पता है कि मई में तो संभव ही नहीं है क्लास, जून में भी शायद ऑफ़लाइन तो संभव नहीं है। लेकिन इन 2 महीनों में आपको लाइव क्लासेस जो हैं वो लगभग सारी सभी सब्जेक्ट्स की बढ़िया अच्छे क्वालिटी के साथ में मिल जाएँगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और यहाँ पे अपन थोड़ा-सा पढ़ाई की बात कर लें, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उस पे फ़ोकस रखें तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो जो चीज़ें हैं कि किस-किस की क्लास होनी चाहिए, वो अपन बाद में भी अपने जो ग्रुप बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप केवल मुझे इतना बताएँ कि ये चीज़ हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। केवल इस पे फ़ोकस रखते हुए थोड़ा-सा अपन क्लास को आगे गति दें और जो कौन-कौन सी क्लास होनी चाहिए, कौन-सी नहीं होनी चाहिए, ये तो अपन ग्रुप में भी चर्चा कर लेंगे शाम को। ऑफ़लाइन होने के बाद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जल्दी से जल्दी। और तो पहला नियम क्लियर है कि जब भी विसर्ग के बाद में क्या आए, च, छ या श में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे शब्दों का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें आपने देखा कि विसर्ग के बाद जब च, छ या श आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल रहा था? श में। अब इस नियम को उल्टा कर दो आप संधि विच्छेद करने में। विसर्ग के बाद में जब च, छ और श आ रहा था तो विसर्ग किस में बदल रहा था? श में। इसी नियम को विपरीत कर दो कि किसी भी शब्द में हम स देख लें ये आधा। सहसलगम अपनी भाषा में बोले अपन जिसको इजी वे में समझ सकते हैं, तालव्य स को हम क्या बोलते हैं? सहसलगम। ठीक है। अगर ये किसी भी शब्द में हम देख लें और इसके जस्ट बाद में हमें च, छ और स नज़र आ जाए, तो संधि विच्छेद करते समय इसे किस में बदल देंगे हम? विसर्ग में। मैं पहले नियम के अनुसार जो शब्द बने थे, उनका आपको संधि विच्छेद करना बता रहा हूँ। ये तो हम देख ही चुके हैं कि विसर्ग के बाद च, छ या स आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? स में। इसके एग्ज़ाम्पल हमने देख लिए थे। अब बात आती है कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो जब भी हम किसी शब्द के अंदर ये तालव्य स देख लें आधा और उसके बाद में हम क्या देखें च, छ या श देखें, तो इस श को हम वापस किस में बदल देंगे? विसर्ग में बदल देंगे। सुनील जी अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक्स आपको। और भी अच्छे से समझ में आएगा, आप थोड़ा-सा विश्वास बनाए रखिए और धैर्य रखिए। कल से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो थोड़ा संसाधनों का अभाव है, तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो अभी नहीं हो पाई है। बहुत कुछ सोचा है, तो कल से आपको और भी बढ़िया समझ में आएगा। ये जो फ्लैश की समस्याएँ बीच-बीच में आ रही हैं, ये सब दूर हो जाएँगी। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे कि किसी भी शब्द में हम क्या देख लें श और इसके बाद में हम क्या देखें च, छ और श। तो इस श को हम किस में बदल देंगे? विसर्ग में बदल देंगे। जैसे आपको एक शब्द दिया उसने एग्ज़ाम में कि निःशुल्क का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? श और श देख लिया आपने। इन 3 में से क्या नज़र आ रहा है इसके बाद में? श। तो इस श का हम क्या करें साहब? इसको हम किस में बदल देंगे? विसर्ग में बदल देंगे और क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? निहि प्लस शुल्क। अब देखिए वो नियम आ गया क्या? विसर्ग के बाद में क्या आ गया? श। तो विसर्ग किस में बदल गया? श में। और देख सकते हैं अपन उदाहरण, जैसे उसने आपको शब्द दिया कि दुष्छल का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो अपन इस शब्द के अर्थ की बात कर लें। दुष्छल का अर्थ ये नहीं होता है बुरा है जो छल, क्योंकि ये तो हमें पता है कि छल तो ऑलरेडी क्या होता है? बुरा होता है। तो उसके आगे जो है बुरा है जो छल ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने अपनी आँखों से देखा, तो फिर मैं क्लास में पहले बोलता था कि फिर तो 1-2 व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कानों से देखते होंगे। सभी अपनी आँखों से ही देखते हैं, इसलिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने देखा पर्याप्त है। जैसे कई बार कहते हैं कि वो अपने पैरों पे चलने लगा, तो फिर सिर से कौन चलता है? सभी पैरों से ही चलते हैं।
तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि पैरों से चलने लगा, केवल इतना ही पर्याप्त है कि वो चलने लगा। तो दुष्छल का अर्थ ऐसे बुरा है जो छल नहीं होगा, क्योंकि छल तो ऑलरेडी क्या होता है, बुरा होता है। यहाँ पे होगा कठिन है जो छल। बात करते हैं इसके संधि विच्छेद की, तो कैसे करेंगे। स देख लिया, उन तीन वर्णों में से क्या आ गया यहाँ पे, छ। तो इस स का क्या इलाज करें हम, इसे विसर्ग में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, दूहु प्लस छल। क्या हो जाएगा, दूहु प्लस छल। अब देखिए वो नियम आ गया क्या, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, छ। तो विसर्ग किस में बदल गया, स में। अगर और भी कुछ याद नहीं रहे तो आप तो आंख बंद करके एक नियम अनाड़ी बिल्कुल जो है वो याद रख लो कि हिंदी के किसी भी शब्द में अगर बीच में तालव्य से आधा आता है तो उसे हमेशा ही किस में बदलना रहता है, विसर्ग में। अब तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब तो आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर देंगे। हिंदी का एक्स वाई जेड कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द के बीच में तालव्य से आधा आता है तो उसे आपको केवल और केवल संधि विच्छेद करते समय किस में बदलना है, विसर्ग में बदलना है। अब आप कोई भी शब्द जो आपके माइंड में आ रहा हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं ऐसा कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए और देख सकते हैं हम, जैसे आपको शब्द दिया उसने कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए सयादा देख लिया आपने, इसको बदलना है किसमें, विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा, नी प्लस चई। अब वो नियम आ गया क्या कि विसर्ग के बाद में उन तीन वर्णों में से क्या आ गया, चय। तो विसर्ग किस में बदल गया साहब, शय में। अब देखिए मैं आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास बिल्कुल परफेक्ट नेस के साथ में हो। और इसके लिए आज यशपाल जी सर की अभी कैमरे वाले से बात हो गई है, कैमरामैन से, वो आ जाएगा। और थोड़ा सा लाइट जो है उसकी भी व्यवस्था आज दुरुस्त कर ली जाएगी। तो कल से दुश्मन शब्द, बिल्कुल सर आपने पूछा कि दुश्मन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, चलो मान लेते हैं कि दुश्मन, और यहाँ पे दूहु प्लस मन, बिल्कुल सही है। दुश्मन कौन होता है, पहले तो देखिए, दो यानी बुरा है मन, और अपने प्रति जिसका मन बुरा होता है वही तो अपना क्या होता है फिर, दुश्मन होता है। तो बिल्कुल सही है। दुश्मन शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द नहीं है, दो उपसर्ग भी है। वैदिक संस्कृत का उपसर्ग है, इससे लौकिक संस्कृत में दो उपसर्ग बने, दुर और दुस। तो दुस का अर्थ बुरा भी होता है ना, तो ये आप वैसे याद रख लेते हैं कि दुस की बुरा है मन जिसका, और जिसके प्रति अपना मन बुरा हो या अपने प्रति जिसका मन बुरा हो वही तो अपना दुश्मन है, और कौन होगा। तो बिल्कुल ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। और क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्या कमियां रही, ये आप कमेंट्स करके बताएं, और बने रहिए आप। कल से बिल्कुल अच्छे संभावनाओं के साथ में हम फिर आपसे रूबरू होंगे। और क्लासेज का जो शेड्यूल है वो शाम तक आपको भेज दिया जाएगा। बाकी तो शेड्यूल अब फिक्स हो गया है, ये क्लासेज तो आपकी फिक्स है ही। थैंक यू।